अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तानी सियासत में राजों से पर्दे उठ रहे हैं और ये पर्दे कोई और नहीं उठा रहा बल्कि लीगी रहनुमा खुद उठा रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले ही पीडीएम महंगाई मुकाओ मार्च के साथ इस्लामाबाद का रुख कर चुकी थी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, खान साहब घर गए तो ये कहा गया कि उन्हें घर ना भेजते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता, गरीब महंगाई से मर जाता। लेकिन फिर 16 माह में जो महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने गरीब को ही तोड़कर रख दिया है। उसके बाद एक नया बयानिया बनाया गया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने दावा किया कि खान साहब का प्लान तो 10 साल का था, उन्होंने 2033 तक की मनसूबाबंदी कर रखी थी। अगर हम उनको घर नहीं भेजते तो ये ऑपोजिशन की पूरी क़यादत कोई उठाकर जेल में डाल देते। उसके बाद एक और नए राज से पर्दा उठाया गया कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट में दरार। ये तो पीटीआई को हुकूमत मिलने के 6 महीने बाद ही आ गई थी। जनरल बाजवा ने पंजाब में हुकूमत की पेशकश कर दी थी लेकिन नून लीग नहीं मानी थी। और जब नून लीग से सवाल हुआ कि जब आप डील से इनकारी थे तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया, जिस पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फरमाया कि कौमी असम्बली में आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हक में वोट दरअसल जनरल बाजवा के लिए एक ब्लैंक चेक था। लेकिन अब साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दी ताकि वो खान साहब के खिलाफ नून लीग की मदद करें। जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने। देखिए, बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी थी और यकीन के साथ कहती थी कि तहरीक अदम एतमाद उसी वक्त कामयाब होगी जब इस्टेब्लिशमेंट खान साहब की पुश से हट जाए। और उसकी तस्दीक पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला मेरे ही प्रोग्राम में कर चुके हैं। उनका कहना था कि जेयूआई, नून लीग और दीगर जमातें मुत्तफिक थीं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उसी वक्त कामयाब हो सकती है अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑपोजिशन का साथ दे। दूसरी तरफ एक बार फिर सारी नजरें लंदन पर टिकी हुई हैं। 3 रोज पहले पाकिस्तान पहुंचने वाले साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बड़े भाई के पुकारने पर उल्टे पांव वापस लौट गए हैं। साथ में मरियम नवाज भी पहुंची हैं, जहां दोनों ने आज नवाज शरीफ से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने वाजे किया है कि मियां साहब वापसी के प्लान में उनके कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो वापस उसी तारीख पर आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने इसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन नून लीग इस पर बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही है। मौजूदा सूरत हाल में एक और नाम बार बार आ रहा है, साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी, जो अचानक से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत और पीटीआई वफ़द से अहम मुलाकातें की हैं। क्या डिस्कस हुआ है, किस मैंडेट के तहत ये मुलाकातें हो रही हैं, जनरल बाजवा के एक्सटेंशन में क्या पीपल्स पार्टी ने भी किसी वादे के एवज मदद की थी, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से दूर होने वाली बात बनाने पर राजी हो गए हैं। इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे सीनियर पॉलिटिशियन हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। सर, इब्तदाइया आपने सुन लिया, सारी डिटेल्स आपने सुन ली हैं और जिस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही थी मुस्तफ़ा साहब, उस वक्त आप बड़े इन थे, फैसलों में बड़े इन थे, बिलावल साहब के आप तर्जुमान हुआ करते थे। तो पीएमएलएन तो कह रही है कि जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी वो इसलिए कि उनको इमरान खान साहब को हटाने में उसकी मदद मिलती तो फ़ायदा हुआ। तो ऑब्वियसली अगर ये फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को मिला तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसका फ़ायदा हुआ होगा। तो क्या ये सारी चीज़ें तयशुदा थी? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि मैं माजी में बहुत सी चीज़ों का यानी शायद रहा हूँ, वो अभी शायद वक्त इतना नहीं गुजरा कि उन चीज़ों के ऊपर से कोई पर्दा उठाया जाए। लेकिन जिस वक्त जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का मामला था उस वक्त तो जो मजमूई तौर पे सियासी जमातों की हालत थी कि तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज़ थी उन्होंने काफ़ी मजबूरी के तहत वो वोट दिया। उन पार्टीज़ के अंदर भी डिबेट हुआ, बहुत से लोग जो हामी नहीं थे इसके उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के अंदर परवेज़ रशीद साहब थे जिन्होंने इस कानून के लिए वोट नहीं किया। पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी साहब थे जिन्होंने वोट नहीं किया। तो इस तरह मिसालें मौजूद थीं। बाहर तौर
हम अगर लार्जर पिक्चर की जानिब देखें तो उस लार्जर पिक्चर में मैं तो यही समझता हूं कि एक्सटेंशन का जो कानून है वो दुरुस्त नहीं है। किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और एक्सटेंशन अगर दी जाती है तो वो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा जंग का समा बना हो, कोई ऐसी कंपेलिंग रीजंस हो, तो शायद उस वक्त उसकी एक जस्टिफिकेशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन अदर देन दैट आपने कहा कि मजबूरी उस वक्त पार्टीज की मजबूरी थी जिसके तहत ये वोट दिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मजबूरी थी? देखें, सबके ऊपर उस वक्त एक बड़ी नैब के केसेस बनाए गए थे। एक ऐसी सूरत हाल तो थी कि जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे कर रही थी, जो खुसूसन इमरान खान साहब के मुखालिफ थी। और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस उठा, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चीफ जस्टिस खोसा ने जिस वक्त वो केस उठाया, तो शायद उनसे जो वादे वईद किए गए थे उनकी चीफ जस्टिस की टेन्योर बढ़ाने के, वो शायद पूरे नहीं हुए। तो जिसके ऊपर उन्होंने एज रिएक्शन, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई, तो उन्होंने फिर उस केस को उठाया। इस चीज़ का तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी से ये राब्ता किया गया था कि आसिफ सईद खोसा साहब के लिए चीफ जस्टिस जो हैं उनका टेन्योर बढ़ाने के लिए, उस टेन्योर को 3 साल का करने के लिए, जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को एक एफर्ट किया गया था राजी करने के लिए। और इसी ज़मीन में एक बिल भी जमा करा दिया गया था नेशनल असेंबली में जी। लेकिन वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त नहीं मानी उस चीज़ के ऊपर। बहरहाल कतई नज़र इस सारी चीज़ से किरण, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये सारी जो हमारी पावर इक्वेशन के अंदर जो एक फ्लॉ है बहुत बड़ा, एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जो आर्मी चीफ का जो ऑफिस है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स वेस्टेड है जी। और इस वक्त अगर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है तो वो बैलेंस इसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब हम सारे अपने रवैये बदलें। लेकिन सर अभी तो ये जो बैलेंस है ना वो क्रिएट होने के बजाय भौचाल पे भौचाल आए जा रहे हैं। अब जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन का वोट देने के बाद मजीद फायदे मिले, उससे फिर ये जो 1 पेज वाला सिनेरियो था वो फटा। हालांकि वो 1 पेज की बात पहले भी हो चुकी है कि वो 6 महीने बाद ही फट चुका था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 1 पेज फटा, फिर सियासी तौर पर फायदे हुए, तो फिर ऑब्वियसली फिर ये फायदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिले होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग थी। देखे ना, ये तो हमारी सियासत की तल्ख हकीकत है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कितना उसके अंदर रोल है। यहाँ पर हमारे मुल्क की सियासत में बहुत से ऐसे फैसले हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं लेती, लेकिन उनको कई दफा मजबूर किया जाता है या उन्हें उस कॉर्नर में पुश कर दिया जाता है जहां पर उनको वो फैसले लेने पड़ते हैं कोई रिलीफ हासिल करने के लिए। तो ये तो हमारी सियासत की तल्ख हकीकत है, ये कोई इस दौर की बात तो नहीं है, ये तो पिछले 75 साल से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ऐसा नया क्या है? नया तो कुछ भी नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि अब ये सारी जो चीजें हैं, इस तरह की जो सियासत है जो 75 सालों से हम करते आ रहे हैं, इट हैज रन इट्स कोर्स। इसने डिलीवर नहीं किया। हमने डिक्टेटरशिप्स भी देख ली, हमने हाइब्रिड निजाम भी देख लिया। अब क्या बाकी रह गया है? 2 दिन पहले एडीबी की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंदर साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के 25 ममालिक को उन्होंने डिस्कस किया है, उनकी मैशियतों को डिस्कस किया है, और पाकिस्तान बॉटम 5 में। हमारे यहाँ सबसे कम ग्रोथ होगी 1.5%, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तकरीबन 25%। जी। तो हम एक जो जिसको वो कहते हैं कि सिक मैन ऑफ साउथ एशिया, हमारा मुल्क नहीं चल रहा, हमारी मैशत नहीं चल रही, हमारे इदारे आपस में दस्तो गिरेबां है, पॉलिटिक्स पोलराइज हो चुकी है, लोगों को एक नाउमीदी है, होपलेसनेस है इस माशरे में, सियासत से लोगों को एक बहुत बड़ी बेजारी पैदा होती जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल को हमने ठीक तो करना है जी। और ये 75 साल वाले फॉर्मूले जो हम जिन पे हम बजे दें कि हमने वही चलाने हैं, वो काम नहीं कर रहे। 4 दिन पहले ईसीपी ने वोटर्स की डेटा थोड़ी बहुत रिलीज की है। 12 करोड़ 70 लाख इस मुल्क के अंदर वोटर है, जिसके अंदर से 5 करोड़ 70 लाख वोटर 35 साल से कम उम्र का, ऑलमोस्ट आधा। और हमारी आप और फिर साथ आप ये भी ज़हन में रखिए कि उन्हीं 5 करोड़ 70 लाख में से इस वक्त 20 से 25 हजार पाकिस्तानी नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है जी। जो समुंदर पार करके यूरोप जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में उसको वो जिंदगी नहीं मिल पा रही। तो खुदा का वास्ता, ये जितने माजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं, जितनी हमने हरकतें की हैं, अब इसको बंद करें और बंद करके इस मुल्क को एक नए सफर का आगाज करें। काजी साहब ने बहुत अच्छी इब्तिदा की है किरण। उन्होंने अपने पहले दिन, ये ठीक है लाइव टेलीकास्ट हुआ, अच्छी चीज थी एवरीथिंग, मुझे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आई कि उन्होंने अपने इदारे की गलतियां तस्लीम की। तो के अदालती कत्ल को उन्होंने
कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला था। उन्होंने डिक्टेटर्स को जो आइन के अंदर तरमीम करने की इजाजत दी, उन्होंने कहा वो गलत था। उन्होंने अपने साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का रिकॉर्ड के मामले में जो फैसला था उसको उन्होंने कहा कि यह गलत था। उन्होंने और मैं समझता हूं कि उसका स्पिरिट जाया नहीं होना चाहिए इस बात का, चाहे हमारी मिलिट्री एलीट हो, चाहे हमारी जुडिशियल एलीट हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल एलीट हो, हम सबको अब अपनी गलतियों का एहसास तो एक तरफ उनको मानना पड़ेगा और मान के हमें फिर इस मुल्क को एक नई डगर पे चलाना पड़ेगा। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कल को 35 करोड़ का होगा। तो अपने चीफ जस्टिस का तस्करा छेड़ दिया, तो मुझे बताइए ये फैजाबाद धरना केस के हवाले से उसकी अपील सुनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब जी, इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप, क्या उम्मीद है इस फैसले से? आप देखिए उस फैसले का एसेंस क्या है। उस फैसले का एसेंस तो यही है कि जो आपको कानून और आइन के अंदर जो रोल असाइन किया गया है आप सिर्फ उस तक महदूद रहे, यही एसेंस है ना। और तकाजा क्या है और होना क्या चाहिए, यही होना चाहिए ना। और अगर इससे कोई बियॉन्ड कोई चीज होती है तो फिर वो उस आईनी जो हदूद और कयूद है फिर उससे बाहर निकल के ही होगी, तो ठीक कैसे होगी? तो हमारा जो पूरा बिगाड़ पैदा हुआ है इस बिगाड़ के अंदर जहां पर सब लोगों का हिस्सा है, वहां जिसके अंदर मीडिया भी बाय द वे नहीं है, सियासतदान भी बरी जिम्मा नहीं है, लेकिन एक खातिर ख्वाह हिस्सा हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी तो है। आई मीन इससे इनकार तो नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की तारीख है ना। तो अब जिसका हिसाब खुद जनरल बाजवा ने किया अपनी लास्ट तकरीर में, बहुत दफा उन्होंने किया, बहुत दफा उन्होंने किया। और हम तो ये समझते थे कि हर आने वाला जो दौर है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर दौर होगा, चाहे वो सियासी हुकूमत का हो, चाहे वो किसी चीफ जस्टिस का हो। काजी फायज ईसा साहब की इब्तिदा है, रियली विश हिम वेल। लेकिन हर आने वाला जो दौर है वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये कह रहे हैं कि हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, पिछले जितने भी तजर्बे हुए, लेकिन आई थिंक यू आर द राइट पर्सन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये बताइए मुझे, तहरीक अदम एतमाद के पीछे जो असल मेहनत और काविश थी वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। तो क्या सर उस वक्त पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे मरासिम थे, अच्छे राब्ते थे, वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिला था? देखिए हम उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी इलेक्शन हुआ था ना, उसके अंदर भी हफीज शेख जो हुकूमत के उम्मीदवार थे, पीटीआई के उम्मीदवार थे, वो हारे और यूसुफ रजा गिलानी साहब वो इलेक्शन जीत गए। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि उस वक्त बहुत से लोग पीटीआई के अपने एमएनएज बदजन थे उनकी हुकूमत से। जो ये इतने बड़े लोगों का एक ग्रुप उनसे टूटा, ये इसलिए टूटा कि वो बदजन थे और उन्हें जो रिफॉर्म्स का वादा करके इमरान खान साहब आए थे वो उन्हें पूरी होती हुई नजर नहीं आई, और उन्हें मुश्किल लग रहा था कि हम अपने हलकों में जाकर लोगों को फेस कैसे करेंगे। ये बुनियाद बनी। तो बाकी फिर किसी ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि खान साहब की परफॉर्मेंस से उनके अपने लोग भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस रही थी वो परेशान थे, लोग बदजन थे, नाला थे। ये तो आपकी बात दुरुस्त है। और अब मुझे बताइए, आपसे इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया था कि आपकी जो बातें हैं वो पार्टी क़यादत को पसंद नहीं आ रही थी? ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको शायद पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि या आप खामोश रहिए या आप इस्तीफा दे दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया। सेनेट की सीट उनकी बहुत मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे सेंध से दी थी और उनकी दी हुई चीज़ थी, मैंने उन्हें वापस कर दी। बिलावल से राब्ता हुआ आपका इस्तीफे के बाद? अब तो बहुत टाइम गुजर गया, अब इन बातों को करने का क्या फायदा? वैसे हुआ है? नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान इस वक्त क्या इख्तिलाफात हैं, हकीकत है? इसके ऊपर तो कोई पीपल्स पार्टी वाला ही कमेंट कर सकता है, मेरे लिए कमेंट करना नामुनासिब होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका तज्जिया क्या है इस मामले में? नहीं, बिलावल साहब की हो सकता है ये एक उनकी अपनी अलग सोच, मुनफरिद सोच जरूर है। उस सोच को उन्होंने कई दफा उभारने की कोशिश की उन्हें, लेकिन वो स्पेस उन्हें शायद नहीं मिली होगी, तो उसका इजहार उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी किया। जी जी। जो उनकी आखिरी तकरीर थी कौमी असम्बली में, उसके अंदर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से ये गिला किया, आसिफ जरदारी साहब से ये गिला किया कि आप मेरे लिए और मरियम के लिए कोई सियासत करने की गुंजाइश तो छोड़ दें। तो अंदाजा तो उन्हें है कि क्या सूरत हाल चल रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए। कि आज खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को शदीद मुश्किलात का सामना है, रिवाइवल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है। ठीक। अच्छा, मियाँ साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कुछ नाम लिए, एहतसाब का मुतालबा किया, जिसके बाद सर ऐसा तासुर बना कि शहबाज शरीफ को इसीलिए लंदन वाला है, बल्कि यहाँ तक कहा जाने लगा कि मियाँ साहब की वापसी भी शायद अब मुमकिन नहीं है। गो कि तारीखें आ रही हैं, 21 तारीख के बारे में बात हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचते ही मियाँ साहब ने दोबारा वही बयान दे दिया। शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि वापसी 21 अक्टूबर को ही है।
कैसे देख रहे हैं आप? आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है? देखें किरण, मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जो बयानिया था ना, वो या सारी सियासत थी, वो दो चीजों पर खड़ी थी। एक कि लोगों के अंदर ये परसेप्शन था कि ये डेवलपमेंट और अच्छी गवर्नेंस देते हैं, दूसरा वोट को इज्जत दो। ये दोनों उनके जो बयानिए हैं, ये 16 महीने की हुकूमत, शहबाज साहब की काबिल कदर हुकूमत ने इन दोनों बयानियों को धड़ाम से गिरा दिया। अब मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया नहीं है। इसी बुनियाद पे अब जो सहाफ़ी जिनका लाहौर से ताल्लुक है, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इवन जो लाहौर कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, वहां पर अगर गवाल मंडी से भी इलेक्शन अगर मुस्लिम लीग नून अगर जीते तो बहुत बड़ी बात होगी। इतनी मुश्किलात का शिकार है वो। और फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 5 करोड़ 70 लाख आधा वोटर की जो तादाद है वो यंग वोटर्स की है। उनके लिए क्या पैगाम है? जी। उनके लिए कोई पैगाम किसी सियासी जमात के पास नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, अब हमने इमरान खान साहब के हाथ में एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड दे दिया। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही, उनसे नहीं पूछा जा रहा कि 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, IMF से कर्जा ना लेना और जो सारे वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर सके। लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू ही नहीं हो रही। एक बहुत बड़ा विक्टिमहुड का नैरेटिव क्रिएट हो गया है। और ये हमें फिर वापस उस पॉइंट पर ले जाता है कि पाकिस्तान में कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका हमारी तारीख में। आप लोगों को अगर अपना सिर्फ वक्त पूरा करने दें, लोगों को एहतसाब करने दें, आपने उन्हें विक्टिम आप जब लोगों को बना देते हैं तो फिर उनकी प्रोग्रेस उनकी परफॉर्मेंस जब वो हुकूमत में होते हैं फिर वो वोटर के लिए अहमियत ही नहीं रखती। तो अब जो अहमियत बात रखती है वो विक्टिमहुड है। विक्टिमहुड के ऊपर के उस पैमाने से आप देखें तो इस वक्त वो पॉपुलर है। तो अगर ये काम आप ना करते तो आज फिर हमें ऐसी सूरत हाल का सामना ही ना होता। सही। सर, नून लीग 2013 में जब इक़्तिदार में आई थी तो जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की कोशिश की, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब मियां साहब ने एक बार फिर एक नहीं बल्कि 2 जनरल्स के एहतसाब का नारा लगा दिया है। क्या कहते हैं आप? अब की बार उनके नारे में कोई जान है या फिर माजी दोहराता हुआ हमें नजर आएगा? देखिए, मुझे तो अनफॉर्चुनेट सी बात है कि सियासतदान अपना बयानिया इतनी तेजी से बदलते हैं। जब हालात के मुताबिक उन्हें कोई चीज सूट कर रही होती है तो वो उसके गुण गाते हैं, और वरना फिर उसके बाद एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जनाब, अगर आपको इतनी उनसे तकलीफ थी, आप समझते हैं वो इतने बड़े मुजरिम थे, तो 16 महीने तो आपकी हुकूमत थी। तो उस हुकूमत में जब आपके भाई वजीर आजम थे तो उन्होंने फिर उसके ऊपर मुकदमात क्यों नहीं दर्ज किए? जिन मुकदमात को दर्ज होने का आज आप कह रहे हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए, तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ? वजीर दाखिला आपके अपने थे, किसी इत्तेहादी के पास तो वो वजारत नहीं थी। आप खुद करते वजारत दिफा आपके पास थी। आप कहते वजीर दिफा को कि प्रोसीड करें जनरल बाजवा के अगेंस्ट, लेकिन आपने नहीं किया। जिस वक्त आपको सूट करता था आपने उन्हें एक्सटेंशन दी। आज आप ये चाहते हैं कि जब आपका वोट को इज्जत दो का जो बयानिया दफन हो गया है, आप उसको रिवाइव करने के लिए दोबारा ये अगर आप कहानी खड़ी करते हैं तो पाकिस्तान के लोग इसको बाय नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में किरण, जो 2008 का जो इलेक्शन था वो बीबी की शहादत पे हुआ। 2013 का जो इलेक्शन था वो बिजली पर हुआ। 2018 का इलेक्शन करप्शन पे हुआ। और अब आने वाला जो इलेक्शन है वो महंगाई पर होगा। और उस महंगाई में अवाम की जिंदगी को एक मुश्किल जिंदगी बनाने में ये PDM की हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, और लोग माफ नहीं करेंगे। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस होता अपनी कारकर्दगी पे तो ये उतर जाते मैदान में। ये इलेक्शन से क्यों भागते? पंजाब में इलेक्शन से भागे, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से भागे, और फिर जब नेशनल इलेक्शंस होने थे तो इन्होंने जानते बूझते हुए कि CCI की मीटिंग के अंदर अगर हम मर्दमशुमारी को नोटिफाई करेंगे तो इससे इलेक्शन डिले हो जाएंगे, ये शामिल जुर्म रहे। इस वजह से कि इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, यस। अब तो बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो कहते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि इसके नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। तो अब जब आप शामिल जुर्म रहे हो तो वो इसी वजह से रहे कि अवाम को फेस करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो अब ये आप नए नए बयानिए गढ़ने की बजाय आप तस्लीम करें कि आपकी हुकूमत बहुत एक नाकाम हुकूमत थी। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरा नहीं उतर सके, बजाय इसके कि इलेक्शनों से भागे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। मुझे बताएं, ये साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ये अचानक से एक्टिव हुए हैं, ये PTI से सदर से मुलाकातें कर रहे हैं। सर, ये क्या मकासद हैं?
किसके इशारे पर ये मुलाकातें हो रही हैं? क्या मैंने हो रहा है ऑनेस्टली ये? बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने मुलाकातें की हैं। अगर मुझे कुछ उसके बारे में अंदाजा भी होता तो मैं वो जरूर आपसे शेयर करता। मैंने उसके बारे में कोई इतनी अच्छा, आपने पहले शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के साथ एक ग्रुप बनाया, ये सेमिनार्स भी हुए थे, नेशनल और सोशल मीडिया पर अपना मौक़िफ़ भी आपने रखा था। क्या अब आप पार्टी बनाने जा रहे हैं? ये दीगर पार्टी से किस तरह अलग होगी? और सबसे बढ़कर ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये राजी हो गए, क्योंकि मुझे याद है उसी सेमिनार के फौरन बाद वो मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने कहा था सेमिनार्स होते हैं वहाँ तो शिरकत हो जाती है। राजी कर लिया उनको आपने? देखिए, एक तजवीज़ है। मेरा मुकदमा ये है कि इस वक्त बहुत बड़ा लोगों का एक तबका सियासत से बेजार हो चुका है, नाउमीदी है। पॉलिटिकल पार्टीज का लोगों के मसाइल के साथ कोई तल्लुक नहीं रह गया। हर जमात पिछले 3 सालों में इक़्तिदार में रही है, उनके अपने मसाइल तो खत्म हुए। नेम अ पार्टी, आप जिस पार्टी का नाम लेंगे वो पिछले 3 साल में इक़्तिदार में रही है, और उनके अपने मसाइल तो कम हुए। उनके जो अकाउंट्स फ्रीज थे वो डीफ्रीज हो गए, मुकदमात खत्म हो गए, लोगों के मसाइल तो अपनी जगह पर खड़े। तो इस सारी सूरत हाल में जब इक़्तिदार की रसाकशी जारी हो, पावर पॉलिटिक्स हो रही हो, किसी को कोई इश्यूज के ऊपर सियासत करने का शौक ही ना रहे, अगर पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है लेवल प्लेइंग फील्ड का तो वो मुस्लिम लीग नून से करती है। एमक्यूएम अगर मुतालबा करती है लेवल प्लेइंग फील्ड का तो वो पीपल्स पार्टी से करती है। यानी कि ये कोई केक के हिस्से हैं जो बट रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि आपको बड़ा हिस्सा मिले और छोटा ना मिले। आपकी तजवीज है, मेरा मुकदमा है, और मैं उनको भी कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिफ्ता साहब को भी कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, दीगर जो दोस्त हैं। और मैं ये समझता हूं साहब राजी हो गए हैं। अभी मेरे ख्याल से मुझे शायद कुछ मजीद वक्त लगे, लेकिन इलेक्शन से पहले पार्टी अनाउंस हो जाएगी। अगर वो राजी हो गए तो बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। इलेक्शन अगर वो राजी हो जाते हैं तो फिर आप अपने लेकिन अब दूल्हा तो हमारे वही होंगे। अच्छा अब मेरा तो इतना सियासी कद काट नहीं है, ठीक है, मिफ्ता साहब का इतना सियासी कद काट नहीं है। अगर हम लोग कायल भी हो जाए, और बहुत से लोग कायल तो हैं, लेकिन हमारा इतना सियासी कद काट नहीं है कि हम खुद से कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकें। अगर उन जैसा आदमी बनती है तो आपकी पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे। जाहिर बात है, हम उन्हीं के तो इंतजार में बैठे हैं कि जनाब बताइए। सही। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे इलेक्शंस। क्या कहते हैं आप? कई लोगों को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, नहीं होंगे। आपको यकीन है? और आपको तो वैसे भी मार्जिन चाहिए फिर पार्टी बनाने के लिए। देखिए, ये मार्जिन वगैरह तो सब अलग बातें हैं, ये तो हम अपनी एक सोच लोगों के सामने रखेंगे, वो पजीराई देते हैं नहीं देते हैं, और फिर कुछ छोटा सफर नहीं होता। ये एक लंबा सफर होता है, फौरन रिजल्ट्स भी नहीं मिलते और ना मिलने भी चाहिए। वो अंग्रेजी की एक कहावत भी है कि इट्स अ कर्स टू सक्सीड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। 10-15 साल का सफर है उसके, ये एक लंबी वो है। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, मुझे तो फ्रैंकली ऐसा लगता है कि नीयत नहीं है इलेक्शंस कराने की, लेकिन मजबूरन इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बता दें, अब्बासी साहब के हवाले से ना मैं जरा जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है और अब्बासी साहब कह क्या रहे हैं कि जिसकी वजह से अभी तक आप नाकाम हो रहे हैं और वो बन नहीं पा रहे हैं? वो इतनी बड़ी ऑफर है। नहीं, ये मौक़िफ़ क्या है इनका? ये बात तो वो खुद भी तस्लीम करते हैं और उसका बरमला इजहार कर चुके हैं वो, कि ये निजाम फेल हो चुका है, ये सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर पा रही। उनकी जो आखिरी स्पीच थी कौमी असेंबली में, वो भी आपने सुनी होगी, देखी होगी। नई पार्टी पे उनकी क्या रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एक एसोसिएशन होती है एक आदमी की, जहां पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में हो। मेरे लिए भी कोई पीपल्स पार्टी को छोड़ने का फैसला आसान फैसला नहीं था। दोस्तियां होती हैं, इंसान की एक ताल्लुक होता है, लेकिन अब उसमें एक उनका टाइम गुजरा है। इस चीज से तो वो मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी डिसएग्री नहीं कर सकता कि पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी फेल हो चुकी है। लेकिन क्या अगला कदम उठाना चाहिए? क्या ये राइट टाइम है? मुस्तफा नवाज खोकर को कितने % उम्मीद है, चांसेस हैं कि अब्बासी साहब मान जाएंगे? देखिए, मैं तो वकील हूं पेशे के एतबार से, तो हमारा तो काम ही अपने दलाइल देना है, और दलाइल के बुनियाद पे किसी को उम्मीद, तो केस जीतने की उम्मीद कितनी है? केस जीतने की उम्मीद तो अभी है। कितने %? अभी है। एक परसेंटेज अगर आप बता देते तो ज्यादा आसानी हो जाती। ऐसे कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है। उम्मीद है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोकर साहब, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। अहम इशूज इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीधा आपको लेकर चलेंगे कैलाश, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा पिछले कई दिनों से हो रहा था कि वहां पर कब्जा हो गया है जी तालिबान का। दिखाते हैं हम आपको, कब्जा भी दिखाते हैं और वहां पर जो जवान मौजूद हैं उन्होंने क्या किया है वो भी दिखाते हैं ब्रेक के बाद।
चित्राल की वादी का जब तस्करा आता है या चित्राल की वादी को जब सोचते हैं तो सरसब्ज व शादाब पहाड़, कैलाश की वादियां जहन में आती हैं, खूबसूरत मंजर जहन में आता है। पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका कुछ दिनों से जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से मज़मूम कोशिश की जा रही है इसके अमन को, इसकी खूबसूरती को बर्बाद करने की और पाकिस्तान के अमन को दागदार करने की। इसकी जो ताज़ा मिसाल है वो अभी पिछले दिनों 6 सितंबर को टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान पर फौजी चौकियों पर दहशतगर्दाना हमला किया गया और उस हमले का पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह से भरपूर जवाब दिया। तो जी बजरिया हेलीकॉप्टर चित्राल से बमरीत अब मैं पहुंच चुकी हूँ। खूबसूरत मनाजिर आंखों को एक अच्छी सी फील दे रहे हैं कि देखिए ज़रा ये संगलाख से पहाड़ हैं, ये खूबसूरत पहाड़ों से हम रास्ता सारा तय करते हुए यहाँ भमरीत तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान का पुरअमन तरीन इलाका है, यहाँ के लोग बड़े पुरअमन हैं। यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं वो बताते हैं कि ये बड़ा पुरअमन इलाका है। यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। 45 लाख की आबादी का ये पूरा चित्राल वैली है, लेकिन हमें कभी भी इस तरह के कोई वाक़यात या ऐसी खबरें यहाँ से रिपोर्ट नहीं होती हैं। अभी जो पिछले दिनों 6 सितंबर को जो वाक़या हुआ है उसके बाद की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो मैं आगाज़ में बात कर रही थी कि प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो गया है कि भाई यहाँ कब्ज़ा हो गया, वहाँ कब्ज़ा हो गया, तो मैं एक पाकिस्तानी और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी अपने इलाके में, अपनी सरजमीन पर, अपनी जगह पर मौजूद हैं, बड़ी आज़ादी के साथ मौजूद हैं। और यही पाकिस्तान के लोग तो ऑब्वियसली यहाँ की खूबसूरती देखना चाहते हैं, लेकिन मैं दुश्मन को दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारा इलाका है, ये हमारा मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो कोई कब्ज़ा कर सके या कब्ज़े के बारे में सोच भी सके, बात भी कर सके। ये लोग क्या सोचते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, अपने इलाके के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, सारी बातें करते हैं, इन्हीं के बीच चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खूबसूरत इलाका है आपका, बहुत प्यारी जगह है। थैंक यू सो मच। ये बताएं, ये जो अभी पिछले दिनों आए थे लोग और आके यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, कर तो सकते नहीं है, जुर्रत तो किसी की इतनी है नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कुछ कर सके, हमारे पाकिस्तान में कुछ कर सके, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज उनके नाको चने चबाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई कब्जा हो गया था पाकिस्तान के किसी इलाके में, कुछ हो गया था, तो ज़रा उनको बताएं, जवाब दें क्या हुआ था। बिल्कुल, देखो 6 सितंबर को हमारे बॉर्डर पे, अफ़गान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की थी। उसी दौरान हमारे पाक फौजों ने, हमारी चित्राल एफसी ने ज़बरदस्त उनको शिकस्त दे दिया। उतना कि दुश्मन बस भाग गए। मतलब इस तरह कोई वो आगे ही नहीं निकल पाई, बॉर्डर से आगे ही नहीं निकल पाई। कब्जा करना तो बड़ी दूर की बात है। जब तक हमारे पाकिस्तान आर्मी है, हमारे सिक्योरिटी है, हमारे एफसी है, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है दुश्मन को आके हमारे इलाके में कब्जा करें। उससे मतलब ये बॉर्डर तो जिस पे वो हमला किए थे, ये तो बिल्कुल बॉर्डर पे था। उससे आगे भी तीन चार चेक पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी, सॉरी एफसी के, सिक्योरिटी के, वो वहाँ तक नहीं पहुँच गए थे। गांव में पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है। 6 सितंबर को भी हमारे यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, गाँव सारा कुछ ओपन था। हमें गांव के मकामी लोगों को कोई मसला नहीं हुआ था। अच्छा मुझे ये बताएं, हम शहर में होते हैं ना, तो हम जो शहर के रहने वाले होते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने पाक फौज के शाना बशाना हैं, कोई कुछ कोशिश करके तो देखे। कैलाश के लोग क्या कहते हैं अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस तो होती हैं आगे, लेकिन कैलाश के लोग क्या कहते हैं, क्या अपनी फोर्सेस के बिल्कुल शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर होते हैं? साथ कोई आकर तो दिखाए जरा। बिल्कुल, कैलाश लोग भी यही कहते हैं, और कैलाश लोगों ने बल्कि ये करके भी दिखाए। पूरे कैलाश लोगों ने नहीं, बल्कि पूरे बम्बरेत के लोगों ने ये मिलके करके दिखाए। हमारे फौज के साथ, हमारे चित्राल एफसी के साथ जो सामान वगैरह थे, वो खुद ही अपनी खुशी के साथ वो उनके साथ हेल्प करते थे। ऊपर चेक पोस्ट तक पहुँचाना, ये वो, मतलब कोई उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद ही कोशिश करते थे, खुद ही वो सारे सामान लेके जाते थे अपने खुशी से। हमारे यहाँ सारे जो लोग होते हैं, मकामी लोग, मुस्लिम लोग, कैलाश लोग, जो भी है बम्बरेत में, सारे पाक फौज से बड़े मोहब्बत करते हैं, चित्राल सिक्योरिटी हर एक से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल शुक्र है।
अभी जो 6 सितंबर को हुआ उसके बाद क्योंकि एक प्रोपेगेंडा हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर कब्जा हो गया और शायद इलाके हमारे हाथों से निकल गए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे जो इस वक्त शायद इस सिचुएशन से घबरा रहे हैं कि वाकई शायद पता नहीं पाकिस्तान में, कैलाश में, चित्राल में कुछ इस तरह का हो गया है? मैं उनको ये पैगाम दूंगा, यहाँ पे अमन है, हमारा यहाँ पे एफसी मौजूद है, हमारा फ्रंटियर कोर मौजूद है। ये 6 सितंबर को जो मसाइल हुआ था वो बॉर्डर का मसला था, लेकिन हमारा लोग भी कम तादाद में था, वो लोग बहुत ज़्यादा था, 400 से 500 लोग था, लेकिन उनको इतना शिकस्त देकर उनको वापस भेजने का मजबूर किया। तो इनका हम तो इनको दाग देना चाहिए कि हमारा फ्रंटियर, स्पेशली फ्रंटियर कोर का 165 का 66 था, ये ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अब देखो हमारा टूरिस्ट भी आना शुरू है, उनको भी मैं कहता हूँ कि आ जाए, अमन है। वो डोमेस्टिक टूरिस्टों को बताऊंगा और टूरिस्टों को बताऊंगा कि आ जाए, अमन है। जैसा पहले था वैसा अब भी है। बहुत ही ख़तरनाक रास्तों से गुजरते हुए, कुछ सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए, या अल्लाह रहम, हम फाइनली अब चेक पोस्ट पर, कैलाश की जो चेक पोस्ट है, बमरीद की चेक पोस्ट है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। कर्नल समी ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप लोगों का मोराल था, क्या वहाँ पर सिचुएशन थी, और सिचुएशन के बाद की जो सिचुएशन है वो ज़रा अगर आप मुख्तसरन उसे क्लियर कर सकें? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप मीडिया एंकर्स अपनी टीम के साथ चित्राल, बखुसूसन कैलाश वादी कैलाश है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आके जैसे आपने फ़ील किया है, तो आपके प्रोग्राम्स के बाद पूरी दुनिया, पाकिस्तान ये फ़ील करेगा कि चित्राल पुरअमन था और पुरअमन है, और अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह रहेगा। 6 सितंबर 1965 पे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और मुंह की खाई। आज तक उनको भी याद है और हमें भी याद है। शायद ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले थोड़ा सा भूल गए थे, वो ये समझ रहे थे कि 6 सितंबर के दिन चित्राल है और चित्राल के लोग अपनी मिसाल आप हैं, मेहमान नवाजी में, खुश अखलाक़ी में, और ख़ास तौर पर पुरअमन रहने में। तो जो दहशतगर्द थे वो ये समझ रहे थे कि जो चित्राल के लोग हैं ये पुरअमन हैं, तो इनके साथ लड़ाई करना कोई इतना मसला नहीं होगा, और हम जाएंगे आराम से चित्राल में रोडों पे घूमेंगे और अपने बयानियों को और ज़्यादा क़ुव्वत देंगे कि जी चित्राल में या किसी और जगह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी तैयारी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरी रहती है। तो हिस्ट्री तो हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद बना दी कि जी 6 सितंबर के दिन मौका दे दिया उन्होंने कि उस दिन भी पाक फ़ौज अलर्ट थी और आज भी पाक फ़ौज अलर्ट है, और इंशाअल्लाह ताला अलर्ट रहेगी। जहाँ तक अमन व अमान की सूरत हाल है, अभी हमला हो ही रहा था और हमला चल रहा था, और हम कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशंस को डिफरेंट वाइस के साथ, कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ। तो हमें एक सोशल मीडिया की ख़बर मिली कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंजरीत पोस्ट पे कब्ज़ा कर लिया है। ये उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ किया। फिर थोड़ी देर बाद ये ख़बर आई कि कैलाश के ऊपर फ़लानी वादी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद चित्राल के ऊपर हमारा कब्ज़ा हो गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे कोई मौजूदगी नहीं है और ना इनका कोई कंट्रोल है। अज़ाइम तो उनके यही थे, इरादा भी उनका यही था, और इसके मकसद उनका यही था कि किसी तरीके से हम जिस तरह पहले ये कोशिशें करते रहे और नाकाम होती रही हैं, तो शायद चित्राल में आके, जिस तरह मैंने कहा कि ये पुरअमन लोग हैं, तो यहाँ पे आके हमें कामयाबी हासिल हो। सर मुझे ये बताइए कि अभी ये काफ़ी अरसे से
अब ये तमाम एरियाज़ हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब किया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बिल्कुल साफ़ कर चुके थे, इनके हम निशानात मिटा चुके थे। लेकिन उसके बाद अचानक से ये वाक़यात होना शुरू हुए, दहशतगर्दों की इतनी हिम्मत हुई कि ये दोबारा से मुनज़्ज़म होना शुरू हुए या दोबारा से इन्होंने आने की कोशिश की है। गो कि हमने अपना फ़ौरी तौर पर अटैक किया है और फ़ौरी तौर पर इनको पीछे की तरफ धकेल दिया है। बट मैं इसका रीज़न जानना चाह रही हूँ कि ऐसा अचानक से क्या हुआ, क्यों हुआ ये? जी आपको पता है कि ये तमाम दहशतगर्द जो हैं मेनली पाकिस्तान में तो इनकी कोई जगह है नहीं। इनके कैशेस, इनके सेफ हेवंस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। जब इनको किसी भी जगह से कोई भी मौका मिलता है या कहीं दूसरे ममालिक से कोई सपोर्ट मिलती है तो ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को बदअमन मुल्क करार देने की कोशिश करते हैं। शायद परेशान हुए हों, शायद ये सोचने पर मजबूर हुए हों कि क्या वाकई तालिबान पाकिस्तान के एक हिस्से में आए, पाकिस्तान की खूबसूरत वादी में आए और उस पर काबिज हो गए। तो ये देख लीजिए जी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अब मैं बुलाने जा रही हूँ इस कौम के, इस मिट्टी के, इस वतन के उस बेटे को कि जिसने सबसे पहले उन दहशतगर्दों को इंगेज किया, उनका मुकाबला किया। क्या हुआ, पूरी कहानी उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। नायब सूबेदार शौकत हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको। आप जैसे ये तमाम बहादुर जवान जब तक फील्ड पर मौजूद हैं, जब तक बॉर्डर पर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अपने घरों में बड़े सुकून से, बड़े आराम से सोते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या हुआ था वो 6 सितंबर की सुबह 5 बजे का गालिबन वक्त था, क्या हुआ था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायब सूबेदार शौकत हयात चतराल स्काउट 146 विंग 6 सितंबर 2023 तो के उसमें सुबह के 5 बजे के करीब हम अपने हस्ब मामूल अपने ड्यूटी पे अलर्ट थे तो अचानक बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान की तरफ से आई हुए दहशतगर्दों का हमारे पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बड़ी बहादुरी के साथ उन दहशतगर्दों को 10 से 12 घंटे तक उनके साथ मुकाबला किया और उनके 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और साथ ही हमने कई जख्मी कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने जाते हुए अपने लाश लेके भी नहीं जा सका। तो इसके बाद हमले के दौरान हमारे जो 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत नसीब करे। बेशक बेशक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके ऑफिसर्स से भी मैं सुन रही थी और मुझे बता रहे थे कि आपने उनके स्नाइपर्स को पीछे से जाके इंगेज किया। ये सीन इस तरह हुआ था, मैं उस पोस्ट पे थे जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर लिया तो मैंने हमारे पोस्ट के उस तरह आने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देख लिया कि मैं क्या करूं अभी। तो इनका स्नाइपर थे, मैंने कोई अपना एंगल चेंज किया, लोकेशन चेंज करने के बाद मैंने जब अपने LMGs लेके उधर पहुंच के वो लोकेशन में पहुंच के जब मैंने उनके ऊपर फायर गिरा दिया, मैंने हिट कर लिया उस स्नाइपर वाले को और दूसरे को भी मैंने हिट कर दिया। तो इसके बाद जो है ना उसका तीसरा जो स्नाइपर वाला वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका जो वो हौसले थे वो सारे पसपे हो गए हैं और वापस चले गए हैं। आप इस कौम के बेटे हैं और आपने जो कुछ किया और आपके साथियों ने जो कुछ किया वो इस मिट्टी की, इस वतन की हिफाजत के लिए किया और इंशाल्लाह एतमाद है, हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी सेहत दे। जब तक आप लोग हैं इस मिट्टी की हिफाजत करते रहेंगे, यूं ही करते रहेंगे। ज़रा मुझे ये बताइए कि आपके घर में जब पता चला होगा परेशान हुए होंगे, राब्ता हुआ, क्या बात हुई, ज़रा ये बताएं। बिल्कुल ऐसा हुआ था, जब घर बात मैं उस टाइम बात नहीं कर रहा था तो कोई मीडिया की वजह से तकरीबन घर वो बात पहुंची थी तो घर से मुझे कॉल आई तो मुझे बताना नहीं कि आप किधर हैं। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक इधर ही हूँ, तो मैं आप लोगों का फ़ख्र हूँ, मैं इधर लड़ रहा हूँ, आप लोग परेशान नहीं होना है। जब तक हम इधर है आप सुकून से सो सकते हैं, जीन सकते हैं, कोई मायूसी नहीं होगा आप लोगों को। जब तक हम हैं बस पूरी पाकिस्तान है। शादीशुदा हैं आप, बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरा। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त जहन में क्या चल रहा था? फैमिली आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, ये सिर्फ वतन का दिफा, वतन की हिफाजत थी?
मैं सबसे पहले अपना अल्लाह ताला को मैंने बताया था, या अल्लाह ताला जब मैं जा रहा हूँ तो मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ करके जब मेरी शहादत का नसीब मुझे हो तो मेरे कोई परवाह ही नहीं है, मैं कुछ करके अपने कौम और मेरे मुल्क के लिए कुछ करके मैं शहीद हो जाऊँ, तब उसमें मेरा फ़ख्र है। अगर इस तरह नहीं है कि दुश्मन के एक गोली से मैं मर जाऊँ, फिर मैं क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ। इसी तरह मैंने अल्लाह ताला को इसी तरह हाजिर नाजिर जानकर उसको बता के मैंने निकला था। जब आप लोगों को सुनते हैं ना तो एहसास होता है कि जो जवान है हमारे, वो तो शहादत चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब दुश्मन की गोली से हमें मर जाएं इस मुल्क के लिए, शहीद हो जाएं, तो इससे बड़ा फ़ख्र हमारा क्या होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर के शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। तो ये जो सारे हमारे जांबाज खड़े होते हैं, यही सोच के जब ये रोज़ाना अपनी फील्ड पे आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि आज है या नहीं है। और फिर वो वक्त के जब एक ऐसा प्रोपेगेंडा हो फोर्सेस के लिए, फोर्सेस के लोगों के लिए, जब उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की जाएं, जब उनकी छावनियों को या उनके शहदा को, उनके क्या हमारे शहदा को जब उनकी बेहुरमती की जाए, उनकी बेअदबी की जाए या उनके लिए ऐसी बात की जाए जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा होता है, तो ज़रा सोचिए कि वो जवान जो फील्ड पर खड़े होते हैं मेरी और आपकी हिफाजत के लिए, जब उन तक ये बातें पहुँचती होंगी तो वो क्या सोचते होंगे। जो 6 सितंबर की एपिसोड हुई थी, इस पहाड़ के पीछे ये सारा मामला हुआ था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, आज आपको चित्राल में, कैलाश में यहाँ पर लाने का मकसद, यहाँ दिखाने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना भी कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है ये सब का सब झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, पाकिस्तान का कोना कोना अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि दुश्मन को कैसे पसपा करना है, दुश्मन को कैसे रोकना है। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फोर्सेस के ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी आर्मी के ऊपर भरोसा कीजिए और वो तमाम लोग जो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं उनको शटअप कॉल दीजिए, शटअप कॉल देने की आदत डालिए और उनको ये मनाजिर दिखाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है, सिक्योर है, पाकिस्तान का कोना कोना, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आज़ाद है। इंशाअल्लाह कल अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।